नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे मार्च 2021 के टॉप 300 करंट अफेयर। देखिए ये सीरीज का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम जो है मार्च महीने के सभी नियुक्तियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों, योजना, परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण और सम्मेलन और जितने भी सन्निभ्यास हुए थे, विविध प्रश्न जो है बने थे, ठीक है। तो उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, तो इसमें हम केवल 150 प्रश्नों को देखेंगे और बाकी के प्रश्नों को हम पार्ट 2 में देखेंगे। और जो लोग इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, सारे फैक्ट को जो है अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहले भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। तो देखिए जो खिलौना मेला का पहला संस्करण था, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और इस खिलौने मेले को जो है वो वर्चुअली आज किया गया था। और ये वर्चुअल मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक चला था। यानी कि ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च 2021 तक चला था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये प्लेस रहा आपका नोएडा। नोएडा कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट है, ये एनसीआर में आता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। देखिए जो आपका ये सरस आजीविका मेला था 2021 का, ये 26 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था और ये 14 मार्च 2021 तक चला था। डेट याद रखिएगा। और प्लेस क्या था, नोएडा। देखिए इस मेले का जो आयोजन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और इस मेले का आयोजन नोएडा में नोएडा हाट में किया गया था। और इस मेले का उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और तीसरा कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों की घोषणा की। तो देखिए टोटल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। और ये राज्य आपके हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। देखिए जब भी किन्हीं भी राज्यों में एग्जाम होता है, मतलब सॉरी चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव भी एक तरीके का एग्जाम है नेताओं का, कि कौन सा नेता पास होगा, कौन सा फेल होगा। तो उसमें केवल एक ही पास होता है, एक पार्टी कोई पास होती है, उसकी सरकार बनती है। तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। इनके नाम याद रखेगा। चौथा था कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है। तो ये भारत ने मार्च महीने में चीन के साथ एक हॉटलाइन स्थापित करने की जो है सहमति जाहिर की थी, ताकि जो भी समस्याएं हों दोनों देशों के बीच में, इस हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत करके उनको सुधारा जा सके। और पांचवा प्रश्न है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है। देखिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश बन गया है अमेरिका। और अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा रक्षा पे यानी कि डिफेंस पे खर्च करने वाला देश है, ये आपका चीन यानी कि चाइना है। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वार्षिकांक 2020-21 की, इसमें आप पूरे वर्ष 2020 के जो है करेंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। टोटल 3500 प्लस करेंट अफेयर आपको मिलेंगे इसमें, और वो भी पूरे डिटेल में विस्तार से, ठीक है। तो इसको पढ़कर भारत सरकार के या फिर किसी भी राज्य सरकार के सभी परीक्षाओं को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पूरे करेंट अफेयर को, पूरे साल के करेंट अफेयर को इसमें डिटेल से कवर किया गया है। तो देर मत कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए तुरंत और पढ़ डालिए, समय बहुत कम बचा है। छठवां प्रश्न, ये प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं 28 फरवरी को। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 जो था, इसका विषय था फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। और देखिए 28 फरवरी 1928 को, ठीक है, 28 फरवरी 1928 को एक भौतिक विज्ञानी थे सीवी रमन, इनके द्वारा रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं। तो 28 फरवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सातवां की हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम इसरो कहते हैं, ठीक है। तो इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया था।
तो देखिए अमेजोनिया 1 मिशन को PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको बस ऐसे याद रखिएगा, यही प्रश्न आपको हूबहू पेपर में छपा मिलेगा। 8वां प्रश्न है कि संत गुरु रविदास जयंती जो है ये किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए इसको रविदास जयंती भी एग्जाम में मिल जाएगा कि रविदास जयंती कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है 27 फरवरी को। रविदास जी जो है देखिए इन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में रविदासीय धर्म की स्थापना की थी। और 9वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को शेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सम्मान दिया जा रहा है तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, और जो मैं आपको बताता हूँ वो विशेषकर बहुत ही खास प्रश्न होते हैं। तो नरेंद्र मोदी को सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी दुनिया भर में कितने बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेगी। तो देखिए कोविड-19 से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के बच्चे प्रभावित हैं, उनका एजुकेशन प्रभावित है, उनका फ्यूचर प्रभावित है, वो खुद भी प्रभावित हैं। कैसे? बहुत सारे कारणों से, ठीक है, क्योंकि स्कूल जा ही नहीं रही हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो कुल एक आंकड़ा बताया गया है, कुल 375 मिलियन बच्चे जो है ये पूरी दुनिया में प्रभावित हो रहे हैं कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी से, ठीक है। ऐसा किसमें बताया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 में। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 देने की घोषणा की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने भारत भारती सम्मान 2019 देने की घोषणा की है डॉक्टर सूर्यबाला को, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खासतौर से यूपी PCS, यूपी टीचर एग्ज़ाम और यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, लेखपाल विकपाल सब दरोगा वगैरह, तो याद रखिएगा भारत भारती सम्मान सबसे अहम पुरस्कारों में से यूपी में एक माना जाता है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो फिर से रिवाइज करा दूँ आपको कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 देने की घोषणा की है। और देखिए आपको बता दूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त, इनकी अध्यक्षता में 2019 के सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसमें भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है इसको डॉक्टर सूर्यबाला को देने की घोषणा की गई। देखिए पुरस्कारों में भारत भारती सम्मान के रूप में जो है यानी कि जो विनर होता है भारत भारती पुरस्कार का, तो इसको जो है दिया जाता है कि स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र तथा 5,02,000 रुपये, ठीक है। तो 5,02,000 रुपये की धनराशि दी जाती है जो भारत भारती सम्मान प्राप्तकर्ता विजेता होता है। और देखिए इस बार जितने भी पुरस्कार यूपी सरकार के द्वारा दिए गए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए इस वर्ष हिंदी संस्थान के द्वारा 4 लाख रुपए का जो लोहिया साहित्य सम्मान है ये लखनऊ के दयानंद पांडे को मिलेगा और 4 लाख रुपए का जो हिंदी गौरव सम्मान है ये दिल्ली के तरुण विजय को दिया जाएगा। 4 लाख रुपए का जो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान है ये भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को मिलेगा। 4 लाख का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान है ये दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया जाएगा। और 4 लाख रुपए का जो आपका अवंती बाई साहित्य सम्मान है ये भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को मिलेगा। और 4 लाख रुपए का जो आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान है ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का लोकभूषण सम्मान झांसी के पन्नालाल असर को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अमाउंट क्यों लिख दिया है, क्योंकि अमाउंट बुझाता है कि किस पुरस्कार के विजेता को कितनी धनराशि दी गई। और 2 लाख रुपए का कला भूषण सम्मान बरेली के डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडरी को दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का विद्या भूषण सम्मान जयपुर के डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार मित्तल को दिया जाएगा। और 2 लाख रुपए का विज्ञान भूषण सम्मान लखनऊ के डॉक्टर विनय जैन को दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का पत्रकारिता भूषण सम्मान भोपाल के डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को दिया जाएगा। और 2 लाख रुपए का प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान अमेरिका की रेणु राजवंशी गुप्ता को दिया जाएगा। और 2 लाख रुपए का हिंदी विदेश प्रसार सम्मान कनाडा के रत्नाकर नाराले को दिया जाएगा। और 12वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की। तो देखिए आपको बता दूं कि जो झारखंड प्लेस है, ठीक है, झारखंड राज्य, ठीक है,
तो झारखंड राज्य की जो सीतागढ़ी हिल्स है, इसके जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज अभी हाल ही में की गई थी। और इसमें देखिए विभिन्न बौद्ध मुद्राएं जो है शामिल हैं, जैसे कि बौद्ध लोग जो है जैसे तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लिखा है। 13वां कि हाल ही में किस दिन शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। तो देखिए शून्य भेदभाव दिवस को हम 1 मार्च को मनाते हैं और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। 14वां कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस को हम 27 फरवरी को मनाते हैं। देखिए प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स होते हैं, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्रोत होता है पल्सेज यानी कि दाल। दाल को हम प्रोटीन का सबसे बेस्ट और सबसे इजीली मिलने वाला सोर्स मानते हैं। बाकी आप जो है विभिन्न सीड्स खा सकते हैं और उसके लिए आप पनीर वगैरह भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 है, तो इसकी थीम रखी गई है पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, ठीक है, यानी कि प्लांट से मिलने वाला जो प्रोटीन है उस पर फोकस किया गया है। 15वां कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए ये भारतीय तेज गेंदबाज आपके हैं आर विनय कुमार। इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जो अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। 16वां कि इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा, बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। देखिए साथ में आंसर भी बता चलिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं पहले ही। देखिए इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा। देखिए हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ओडिशा को आगामी हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 के आयोजक के रूप में चुना है। और ये जो है IWL यानी कि जो आपका इंडियन वीमेन लीग है, इसका 5वां संस्करण होगा जो कि उड़ीसा में खेला जाएगा। और आपको बता दूं उड़ीसा की जो सरकार है ये AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का रणनीतिक साझेदार भी है, क्योंकि ये विभिन्न पुरुष और महिला आयु वर्ग की टीमों को आवश्यक बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है। 17वां प्रश्न है कि दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे 2021 जो है ये किस दिन मनाया गया। देखिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत 2 लाइनों में है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फरवरी महीने का जो अंतिम दिन होता है, देखिए फरवरी कभी कभी 28 का होता है और कभी कभी फरवरी महीना जो है ये 29 दिनों का होता है, ठीक है। तो जब भी जिस दिन ये देखिए कभी कभी लीप ईयर में जो है 29 दिन का हो जाता है। तो दुर्लभ रोग दिवस हम कब मनाते हैं, फरवरी महीने के अंतिम दिन को। और इस बार का जो वर्ष 2021 रहा ये 28 फरवरी को जो है इसका अंतिम दिन रहा। तो 28 फरवरी को हमने क्या मनाया है, दुर्लभ रोग दिवस। 18वां की AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बने हैं। तो देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नए अध्यक्ष और CTO बने हैं इनका नाम है शरद गोखलानी। और 19वां की हाल ही में SBI ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए किस कंपनी के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ समझौता किया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इसने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जो आपका JP मॉर्गन कंपनी है, ठीक है, तो इसके साथ में जो है एक समझौता किया था। और 20वां प्रश्न की हाल ही में त्रिपुरा में किस स्थान पर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो देखिए त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया था त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ठीक है। तो 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। और 21वां की एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसके दौरान लिखा गया है। तो देखिए एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस लिखा गया है अनिंद्य दत्ता के द्वारा। और 22वां प्रश्न है हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो देखिए इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरा किया था विराट कोहली ने हाल ही में, और ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए थे जिनके पास 100 मिलियन फॉलोअर्स बन गए, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। 23वां प्रश्न की प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने। तो देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रधान महानिदेशक बने इनका नाम है जयदीप भटनागर, और इन्होंने इस पद पर कुलदीप सिंह धतवालिया का स्थान लिया था। 24वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन है ये ऋषिकेश में किया गया था, और ये महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से जो है आयोजित किया गया था।
और 25वां कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार घोषित किया। तो देखिए मार्च महीने में भारत ने श्रीलंका को अपना पहला प्राथमिकता वाला साझेदार घोषित किया। ये घोषणा 2 मार्च को श्रीलंका वायुसेना के अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है किया गया था। 26वां कि हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी, ठीक है, कभी कभी पीसी मोदी लिख देता है। तो प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी को जो है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था मार्च में। और देखिए इनका जो कार्यकाल है ये 1 मार्च 2021 से जो है 31 मई 2021 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। 27वां कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। इसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। देखिए जो रूसी अंतरिक्ष निगम है जिसका नाम है रासकास्मास, ठीक है, इसने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नाम का उपग्रह जो था इसको लॉन्च किया था। ये जो उपग्रह था ये परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। 28वां की हाल ही में किस तिथि को 45वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। तो देखिए 45वां सिविल लेखा दिवस जो है ये आपका 1 मार्च को मनाया गया था। देखिए जो आपका भारतीय सिविल लेखा सेवा है इसका स्थापना हुआ था 1 मार्च 1976 को, ठीक है। तो इसलिए 1 मार्च को हर साल हम क्या मनाते हैं, सिविल लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट्स डे। और 29वां की हाल ही में किस तिथि को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए जो आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने जो है 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए जो आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या LPAI है, ये एक वैधानिक निकाय है जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। ये भारत में सीमा और संरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है। और देखिए जो आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं आदित्य मिश्रा और इसकी स्थापना 1 मार्च 2012 को की गई थी। 30वां की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। देखिए आपको बता दूं जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 19 फरवरी 2004 को। और 31वां की हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट शीर्षक वाली हैंडबुक लॉन्च की गई। तो देखिए जो आपका सुगम्य भारत एप्लीकेशन है और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट शीर्षक वाले हैंडबुक है तो इसको थावर चंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए थावर चंद गहलोत जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और जो आपका सुगम्य भारत ऐप है देखिए ये जो है एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है और इस ऐप की मदद से दिव्यांगों के साथ जो वृद्ध जन हैं इमारतों, परिवहनों के माध्यम से या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पेश आने वाली पहुंच से जुड़ी परेशानियों को रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि जितने भी वृद्ध जन होंगे और दिव्यांग होंगे अगर इनको किसी इमारत में चढ़ने में दिक्कत होती है और मतलब उसमें वो घूमने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे लिफ्ट वगैरह नहीं है, तो इसकी शिकायत वो इस सुगम्य भारत ऐप पे कर सकते हैं। 32वां की ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। और जो आपका ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका नाम था ग्लोबल बायो इंडिया, तो ये जो है 1 मार्च से 3 मार्च 2021 तक डिजिटल मंच पर आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करना है। देखिए भारत सरकार का 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करने का लक्ष्य भी है। और ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या रखा गया था, इसका विषय यानी कि थीम रखा गया था बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। तो थीम याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का थीम क्या था, तो इसका थीम यानी कि विषय था बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। और इसकी टैगलाइन रखी गई थी ट्रांसफार्मिंग लाइव्स। 33वां की किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है।
तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त बनाए गए हैं मनप्रीत बोरा। और बोरा जो है ये वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब यहाँ से पद त्यागेंगे। मनप्रीत बोरा बन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के नए उच्चायुक्त। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राजधानी है कैनबरा। 34वां की भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है इसको हम मनाते हैं 4 मार्च को हर साल। देखिए 4 मार्च उस दिन को भी चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। और देखिए जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये 1972 में आयोजित किया गया था। 35वां की नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल सेफ्टी डे को हम मनाते हैं 4 मार्च को। और 2021 के नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या है? सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। और इसके अलावा हमने 4 मार्च से 10 मार्च तक क्या मनाया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। ये डेट याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाएगा। 36वां की हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार जो आपके एलन मस्क हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए एलन मस्क जो ये टेस्ला कंपनी के अध्यक्ष हैं और ये जो है पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में। इनकी कुल संपत्ति 197 बिलियन डॉलर रखी गई है। और देखिए जो आपके अमेजोन के सीईओ थे जेफ बेजोस, ठीक है, तो ये 189 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जो कि कभी पहले स्थान पर हुआ करते थे। और इस सूची में भारत के कौन कौन से अमीर व्यक्ति शामिल हैं ये भी जान लीजिए। देखिए एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये आपके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, ठीक है। और ये इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। हम कह सकते हैं कि दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। अंबानी की कुल संपत्ति जो है ये 24% बढ़ी है और ये बढ़कर अब हो गई है 83 अरब डॉलर, ठीक है, यानी कि लगभग 6.09 लाख करोड़ रुपए। और जो इंस्टाकार्ट के अपूर्व मेहता हैं और जीरोधा के निखिल कामत हैं, दोनों 34 वर्ष के हैं वर्तमान में, ठीक है। और ये 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बन गए हैं। इसको भी याद रखिएगा। देखिए 34 साल में अरबपति होना बहुत बड़ी चीज़ है। और अदानी समूह के जो गौतम अदानी हैं, ठीक है, ये दुनिया के 48वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस सूची में। और एचसीएल के शिव नादर जो है ये दुनिया के 58वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आरसेलर मित्तल के लक्ष्मी एन मित्तल जो है ये दुनिया के 104वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सीरम के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला ये दुनिया के 113वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इस हुरून इंडिया ग्लोबल लिस्ट में बताया गया है 2021 में कि नई दिल्ली में कुल 40 अरबपति हैं, बेंगलुरु में 22 हैं, मुंबई में सबसे अधिक अरबपति हैं, ठीक है। देखिए मुंबई में वैसे भी मुकेश अंबानी रहते हैं, उनका घर वगैरह मैंने देखा है। तो सारे अरबपति देखिए बिजनेस पॉइंट की दृष्टिकोण से जो आपका गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, क्योंकि ये समंदर किनारे स्थित हैं तो वहाँ से बंदरगाहों से माल ढुलाई हो जाती है, इसलिए बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, ठीक है, समुद्र किनारे है। क्योंकि पानी की जो जहाज होते हैं बंदरगाह के माध्यम से वहाँ से उनसे ढुलाई हो जाती है। 37वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो देखिए सीआरपीएफ के डीजी का यानी कि डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार जो है ये कुलदीप सिंह को दिया गया था मार्च महीने में। और 38वां प्रश्न की इसराइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत कौन बने? तो देखिए इसराइल में संयुक्त अरब अमीरात के जो पहले राजदूत बने इनका नाम है मोहम्मद अल खाजा। और 39वां की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो देखिए चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है एमसी मैरी कॉम को। ये इंडियन बॉक्सर यानी मुक्केबाज हैं। 40वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में जो है कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच में समझौते को मंजूरी दी थी। कब? मार्च महीने में, ठीक है। देखिए फिजी देश की बात करें तो कैपिटल है सुआ, करेंसी है फिजियन डॉलर। देखिए कैपिटल करेंसी अगर मैं बताता हूँ तो अगर मान के लिए वो पिछले एग्जाम में पूछी गई है तभी आपको रिवाइज कराता हूँ। 41वां की हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि ER&D पॉलिसी लॉन्च की? तो देखिए जो भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है इसको लॉन्च किया है कर्नाटक के राज्य सरकार ने।
और 42वां कि हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया। तो देखिए जो आपका श्रीलंका है, इसने श्रीलंका देश ने अपने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए जो ठेका है कि भारत को दिया है। और श्रीलंका का ये जो परियोजना है ये 35 साल के पट्टे पर जो है भारत को मिला है। 43वां कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका फिलीपींस है, ठीक है, तो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है, यानी कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा फिलीपींस को। और 44वां कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर आपका बेंगलुरु है। और देखिए जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ठीक है, तो इसमें 111 शहरों की सूची में बेंगलुरु पहले, पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। देखिए जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो इसमें जो है 2 श्रेणियों में शहरों को स्थान दिया गया है। पहली श्रेणी है मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखिएगा। तो मिलियन प्लस आबादी वाले शहर की कैटेगरी बनाई गई है। और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की जो है सूची बनाई गई है। तो जिनकी आबादी 1 मिलियन से अधिक है उनको मिलियन प्लस में रखा गया है। और जिन शहरों की आबादी है 1 मिलियन से कम, ठीक है, तो कम वालों को मिलियन से कम वाले में यानी कि लेस देन मिलियन वाले शहरों की सूची में रखा गया है। और देखिए डाटा चैलेंज यानी कि डाटा चुनौती के कारण पश्चिम बंगाल से कोई शहर शामिल नहीं किया, यानी कि इस सूची में यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इस बार पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर को रैंक नहीं दिया गया क्योंकि उसका डाटा अवेलेबल नहीं था। तो आइए थोड़ा सा मिलियन प्लस और मिलियन से कम श्रेणी वाले शहरों की सूची देख लेते हैं। देखिए मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु जो है ये शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। इसके बाद पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, सूरत है, नवी मुंबई है, कोयम्बटूर है, बड़ौदा है, इंदौर है, ग्रेट मुंबई है, ठीक है। और मिलियन से कम वाले श्रेणी में यानी कि लेस देन मिलियन कैटेगरी में शिमला को ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम और दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली को स्थान दिया गया है। 45वां कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसका मैं 200% गारंटी ले सकता हूँ, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 46वां कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है मिनारी ने। देखिए अमेरिका के अरकानसस राज्य में आकर बसे एक प्रवासी कोरियाई परिवार की कहानी को दर्शाती है ये फिल्म मिनारी, ठीक है। तो इसने जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है हाल ही में। तो मिनारी के बारे में याद रखिएगा। 47वां कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो आपका नोमैड लैंड पिक्चर है, ठीक है, इसको बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आपका 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था इसमें क्लोई झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म नोमैड लैंड को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नोमैड लैंड जो है इसके निर्देशक कौन है, इसके निर्देशक का नाम है क्लोई झाओ। और इस फिल्म को क्या मिला है 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार। 48वां कि हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया। तो देखिए इस उपग्रह का नाम है सिंधु नेत्र। देखिए अब क्या होगा, अब भारत जो ये हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर अपनी नज़दीकी निगाह रख सकेगा इस सिंधु नेत्र के माध्यम से। तो याद रखेगा कि हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक उपग्रह विकसित किया गया, इसका नाम क्या है सिंधु नेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उपग्रह रहेगा और ऐसे हम अपने देश की समुद्री सीमा को जो है देख सकते हैं इसके माध्यम से कि कौन हमारे सीमा में इंटर कर रहा है। और डीआरडीओ के बारे में आप 2 चीज़ जान लीजिएगा कि इसके स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। 49वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो देखिए श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक बनाए गए हैं। और देखिए जो सवाल ये उठता है कि टॉम मूडी जो है किस देश से बिलोंग करते हैं। तो देखिए टॉम मूडी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर रह चुके हैं, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट निदेशक बनाए गए हैं हाल ही में। और श्रीलंका ने मूडी के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। और ये करार जो है इसके अनुसार ये 300 दिन के अनिवार्य काम की जो है इनसे उम्मीद रखी गई है, यानी कि ये 3 साल में लगभग 300 दिन जो है कम से कम काम करेंगे अपने पद पर और लोगों को ट्रेन करेंगे, लोगों को मतलब श्रीलंका क्रिकेट टीम को। 50वां की सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का निर्णय लिया। तो देखिए ये आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे। देखिए भारत सरकार ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया है। और 51वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था मार्च महीने में। 52वां की हाल ही में किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और 53वां की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए जो आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी किया गया है, तो इसमें टॉप 100 में भारत के कुल 12 शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग है, इसमें शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाने वाले 12 भारतीय जो शिक्षण संस्थान हैं इनमें शामिल है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और आईआईएम गुवाहाटी, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू और अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय। तो ये 12 शिक्षण संस्थान जो है इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और देखिए जो आपका आईआईटी मद्रास है, इसके बारे में बता दूं तो आईआईटी मद्रास जो है ये अपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए 30वें रैंक पर है। और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर जो है इसने खनिज में 41 और खनन इंजीनियरिंग के विषय रैंकिंग में जो है 44वां स्थान हासिल किया है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ संस्थानों की रैंकिंग है, इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। 54वां की 1 अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी राशि अर्जित की है। तो देखिए 1 अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने कुल 67.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि जो है ये आकर्षित की थी। तो देखिए ये डाटा जो आपका है पिछले साल का है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 का, ठीक है। तो इस दौरान भारत ने कुल कितना एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसको आकर्षित किया था। ये अमाउंट है 67.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 55वां की वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की। तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है। और 56वां की वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है, जो कि क्रम से 30वां बिहारी पुरस्कार है, ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। और इसको नोट कर लीजिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। मोहन कृष्ण बोहरा जो है देखिए इनको इनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुस्तक जो आपकी है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसको 2016 में पब्लिश किया गया था। देखिए बिहारी पुरस्कार के बारे में पूछा था कि बिहारी पुरस्कार का जो विनर होता है उसको कितना अमाउंट दिया जाता है। तो देखिए बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये का पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। और प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक के द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी और राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें रखेगा, पुरस्कार राशि और दूसरी कि जो भी राजस्थानी लेखक होता है उसके पिछले 10 वर्षों में उसकी कोई रचना हो जो कि हिंदी या फिर राजस्थानी में हो, तो अगर वो उत्कृष्ट है तो उसके लिए उसको बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको याद रखेगा। और 57वां की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया है। तो देखिए इनका नाम है लिगिया नोरोन्हा। याद रखिएगा, लिगिया नोरोन्हा को जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया था मार्च महीने में। 58वां की दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में मनाया जाएगा? देखिए जो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य है ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। प्लेटिपस जो है एक जानवर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, बत्तख की तरह इसकी जो है मुंह होता है। 59वां की चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो देखिए चीन ने जो है पिछले वर्ष के अनुसार जो है अपने रक्षा बजट में 6.8% की जो है वृद्धि की है, यानी कि बढ़ोतरी की है। देखिए चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $209 अरब कर दिया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है। और 60वां की हाल ही में किस देश ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया? तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने मार्च महीने में जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LNG को लेकर कतर के साथ 10 सालों का जो है समझौता किया था। 61वां की EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? तो देखिए ये परसेंटेज है 8.5%। देखिए कुछ लोग EPFO का एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो EPFO के एग्जाम में ये सारे आंकड़े पूछे जाते हैं। UPSC PCS में SSC में सारे बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि पर जमा पर जो ब्याज दर है इसको 8.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। 62वां की हाल ही में भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की? तो देखिए भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मिलकर जो है झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियों को खोजा है। और मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाटों से खोजा गया है। ये खोज पश्चिमी घाट में जीनस राव चेस्टस की झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का एक हिस्सा है। और 63वां की हाल ही में किस बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? तो देखिए ये बैंक आपका है कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके CEO हैं उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। 64वां की विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस तिथि को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की? तो देखिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? देखिए चाबहार बंदरगाह जो है ये आपका ईरान में स्थित है, ठीक है, तो ईरान में कहाँ ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। इसको भारत ने विकसित किया है अपने विभिन्न कार्यों के लिए। 65वां की हाल ही में कौन दक्षिणी अफ्रीकी टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं? तो देखिए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टेस्ट टीम के जो नए कप्तान बनाए गए इनका नाम क्या है? डीन एल्कर। देखिए यहाँ पे टेस्ट टीम की बात हो रही है, ठीक है। और 66वां की हाल ही में किस व्यक्ति को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो देखिए मार्च महीने में तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। 67वां किस देश को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया है? तो देखिए देश आपका है भारत। भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया। और 68वां की हाल ही में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका त्रिपुरा राज्य, ठीक है, तो त्रिपुरा राज्य में जो है गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किया है। देखिए जागृत त्रिपुरा जो है इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विभिन्न विभागों की कम से कम 102 योजनाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वो लाभ ले सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसका नाम क्या है? जागृत त्रिपुरा। 69वां की हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया? तो देखिए इस कृषि सखा एप्लीकेशन को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया था। 70वां की हाल ही में किस व्यक्ति ने SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में त्यागपत्र दिया है?
तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अश्विनी कुमार त्रिपाठी। इन्होंने मार्च महीने में एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में जो है त्यागपत्र दे दिया था, कहा था कि मैं काम नहीं करूंगा। 71वां प्रश्न है कि हाल ही में किस समिति ने बड़े भारतीय बैंकों को मजबूत बनाने के लिए इनके विलय की सिफारिश की थी? तो देखिए इस समिति का नाम है नरसिम्हा द्वितीय समिति। देखिए बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ है पिछले 2 से 3 सालों में, और इन जितने भी बैंकों का विलय हुआ है ये जो है नरसिम्हा द्वितीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। इसने सिफारिश की थी कि इनका विलय करो, इनको मजबूत बनाओ। 72वां कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए जो आपका स्वीडन देश है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। और देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, ठीक है, इनके साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 2015 के बाद से जो दोनों नेता हैं कौन? भारत के पीएम मोदी और जो आपके स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। तो 2015 के बाद दोनों नेताओं के बीच में ये 5वीं बातचीत थी क्रम से। तो ये क्रम भी याद रखिएगा। देखिए जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको डिटेल में से बताता हूँ। 73वां की हाल ही में साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में जो आपके द हिंदू ग्रुप है, ठीक है, द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। 74वां की हाल ही में भारत ने नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल में रूपंदेही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए नेपाल को कितने मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 44.17 मिलियन नेपाली रुपया। और 75वां की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया भर में 2019 में कितना मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ? तो देखिए कुल 931 मिलियन टन जो है भोजन बर्बाद हुआ है पूरी दुनिया में 2019 में। ये किस में बताया गया है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में। और देखिए इस बर्बादी में जो घरों का योगदान है, यानी कि ये टोटल 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। इसमें 61% भोजन जो है ये घरों से बर्बाद हुआ, यानी घर में जो खाना बनता है उसको वेस्ट किया गया। खाद्य सेवाओं का 26%, जबकि खुदरा क्षेत्रों का 13% योगदान रहा भोजन को बर्बाद करने में। देखिए कहावत भी है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम ही खाइए, उसको बेकार में मत फेंकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खाने को तरसते हैं और आप उसको फेंक रहे हैं। 76वां की हाल ही में किसने 5 मार्च 2021 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किया? तो देखिए ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया था, और ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था 5 मार्च 2021 को। देखिए जो आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। और 77वां की सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है, और हाल ही में यहाँ पे आग लग गई थी। और सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा। 78वां की इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही इस साल? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। 79वां की हाल ही में किस दिन जन औषधि दिवस मनाया गया? तो देखिए जन औषधि दिवस को 7 मार्च को मनाया गया, और इसके साथ में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे भारत में जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया। 80वां की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया? तो देखिए गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है उत्तराखंड की सरकार ने। और इसके साथ ही कुमायूं और गढ़वाल के बाद उत्तराखंड का जो तीसरा मंडल बन गया है आपका कौन बन गया है? गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। तो शीतकालीन देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? गैरसैंण है। थोड़ा सा बर्फीला जगह है, ठंडा रहता है, काम करने में मजा आता है। 81वां की हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया? तो देखिए स्विट्जरलैंड में कहा गया कि भैया तुम सार्वजनिक जगहों पर पब्लिक प्लेस पर बुर्का नहीं पहन सकती हो, आप घर पे पहनिए, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट वगैरह जो हैं ये बुर्का पहनकर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। देखिए हिजाब का प्रयोग किया जाता है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा अपने बदन को ढकने के लिए, लेकिन इसमें आतंकवादी भी छुपकर जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए बुर्के पर बैन लगाया गया।
82वां की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य कौन है? तो देखिए ये राज्य आपका है ओडिशा। याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की जो सूची जारी की है, इसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। और 83वां की हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज करके 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया? तो देखिए, विश्व की नंबर 1 पहलवान बनी विनेश फोगाट, ठीक है। और 84वां की नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो देखिए, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला हाल ही में सुनाया और कहा कि जो ऋषि कट्टेल हैं, ऋषि कट्टेल को कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। और 85वां की नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन पहले स्थान पर है? तो देखिए, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर इंदौर है। देखिए, जो आपकी रैंकिंग बनी है, ठीक है, इसमें मिलियन प्लस और मिलियन से कम, मतलब दो कैटेगरी की रैंकिंग बनाई गई है। और इस रैंकिंग ने जो है नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, मिलियन प्लस और मिलियन से कम। तो देखिए, जो आपका मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी है, इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर है, इसके बाद सूरत और भोपाल है। और मिलियन से कम वाले में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद लीडर के रूप में उभरी, यानी कि पहले स्थान पे है। और इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर है। 86वां की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने लगातार 9वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो देखिए, ये शिक्षण संस्थान आपका है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए। देखिए, जो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम है, ये क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व स्तर पर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है इसमें? इसमें पहले स्थान पर आपका है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए। और इसमें जो है आईआईटी बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। इसे 172 पदों पर रखा गया, यानी कि 172वें स्थान पर रखा गया है। भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में नहीं है। केवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185वें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 193वें और शीर्ष दो, मतलब ये दोनों जो है शीर्ष 200 में, यानी कि टॉप 200 में शामिल होने वाले भारत के विश्वविद्यालय हैं। 87वां की हाल ही में एमजी जॉर्ज मुथूट का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए, एमजी जॉर्ज मुथूट जो है ये द मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया है। 88वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? तो देखिए, ये पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में इसको कहाँ पे खोला गया है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से जो है इसको कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में खोला गया है। ये जापानी तकनीकी पर आधारित है और ये देश का पहला हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र है। देखिए, वन चिकित्सा केंद्र मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में आप रह के प्रकृति से जो है अपना उपचार करवाते हैं, ठीक है। तो जो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है ये उत्तराखंड में खोला गया है। और 89वां की हाल ही में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया? तो देखिए, पीवी सिंधु जो है इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया है स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में हाल ही में। और इनको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल से ही संतोष क्यों करना पड़ा? देखिए, महिला सिंगल्स फाइनल में पीवी सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन से 21-12, 21-5 से हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए ये जो है केवल रजत पदक ही जीत पाई। और 90वां की हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया? तो देखिए, मार्च महीने में जो आपका अदानी ग्रीन एनर्जी है इसकी इकाई ने गुजरात के कच्छ में जो है कुल 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी संयंत्र को जो है चालू किया। देखिए, संयंत्र के चालू हो जाने से जो आपकी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, तो इसकी कुल परिचालन क्षमता 497 मेगावाट तक पहुंच गई है। देखिए, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है इसकी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 14,815 मेगावाट। और 91वां की हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान और गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके जो न्यायमूर्ति थे अंशुमान सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
92वां प्रश्न है कि महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक। 93वां कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो देखिए पीएम मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। देखिए ये सेतु जो है ये भारत के त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना हुआ है, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच से जो है बहती है। और 94वां कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो देखिए मार्च का जो महीना रहा, तो मार्च महीने में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया। देखिए म्यांमार की बात करें, देखिए म्यांमार में जो है अभी हाल ही में तख्ता पलट हो गया था, वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ कि जो सरकार थी उसको गिराकर सेना ने कब्जा कर लिया प्रशासन पे। तो इसी के बाद जो है वहाँ पे कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें कुछ ऑस्ट्रेलियाई जो लोग थे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। इसी आक्रोश के कारण ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि म्यांमार वालों अब हम तुम्हारे साथ रक्षा सहयोग था उसको निलंबित करते हैं। 95वां कि ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? देखिए 1 मिलियन मतलब हो गया 10 लाख, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है ग्रामीण भारत की कुल 10 लाख यानी कि 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वीमेन विल वे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और 96वां की वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत वर्तमान में कितने प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के हैं? तो देखिए वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत वर्तमान में कुल 81% जो खाते हैं यानी कि अकाउंट्स हैं ये महिला उद्यमियों के हैं। देखिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जो है कर्ज दिए जाते हैं। और जो आपका स्टैंड अप इंडिया योजना है, देखिए इसके तहत कुल 81% से अधिक खाते और मुद्रा योजना के तहत लगभग 81% ऋण खाते महिला उद्यमियों के हैं। 97वां की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों की पहचान की गई है? तो देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कुल 122 शहरों की पहचान की गई है। और जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, देखिए इसका उद्देश्य है वर्ष 2024 तक वायुमंडल में कम से कम 20% लघु तथा सूक्ष्म कणों की मात्रा को कम करना और साथ ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना और इसके अलावा वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता का निर्माण करना तथा इसके खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। और जो आपका NCAP है यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक व्यवहार योजना को भी बनाना है। 98वां की 4 जनवरी 2021 तक भारत ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में कितनी राशि की FDI प्राप्त की? देखिए FDI से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रक्षा और एयरस्पेस क्षेत्र में, ठीक है। तो 4 जनवरी 2021 तक भारत ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में कुल 4,191 करोड़ रुपए की जो है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था। और 99वां है कि विश्व बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए भारत में कितनी राशि की रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो देखिए विश्व बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए भारत में कुल $100 मिलियन की रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू करने की घोषणा की थी मार्च में। सवाई की उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत, नाम याद रखिएगा। तीरथ सिंह रावत जो है ये मार्च महीने में उत्तराखंड के नए CM बने थे। 101वां की हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो देखिए ये कंपनी आपकी है ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था मार्च महीने में। और 102वां की हाल ही में किसे BBC की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो देखिए BBC की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर घोषित की गई कोनेरू हम्पी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रहा है। देखिए
इसके साथ ही जो आपकी 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर हैं, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी की विजेता के रूप में घोषित किया गया था। देखिए कोनोरी हम्पी जो है ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इनको खेलते हुए दिखाया भी गया है। और जो भारतीय शूटर मनु भाकर है, ठीक है, इनको क्या किया गया, बीबीसी के द्वारा बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कोनेरू हम्पी को इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। एक एक प्रश्न में दो दो प्रश्न छिपे हुए हैं। 103वां की हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया? तो देखिए दिल्ली की सरकार ने कुल 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया था। और इस बजट को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए बजट पेश करते हुए जो मनीष सिसोदिया इन्होंने घोषणा की थी कि सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। और दिल्ली की जो सरकार है ये 12 मार्च 2021 से एक कार्यक्रम आयोजित करेगी जो कि 75 सप्ताह तक चलेगा। और ये कार्यक्रम जो होगा किस लिए, जो भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाने के लिए, ठीक है। और इसी के लिए देशभक्ति बजट पेश किया गया है 69,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 104वां की किस भारतीय गेंदबाज को फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो देखिए फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता रविचंद्रन अश्विन ने। और इनके साथ ही इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज टैमी ब्यूबॉन्ड ने फरवरी के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 105वां की हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया? तो देखिए ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ईशर सिंह देओल को, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 106वां की किस देश द्वारा हाल ही में म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन की महिलाओं को एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए ये देश आपका यूएसए है, यह रखेगा। अमेरिका के द्वारा हाल ही में म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन की महिलाओं को एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में म्यांमार की एक नेता हैं जिनका नाम है फोई फोंग उंग, ठीक है। और मानवाधिकारकर्ता हैं वांग यू, नेपाल की है मुस्कान खातून, श्रीलंका की वकील रनीता गणन राजा है, ठीक है। ये सभी नाम शामिल है इसमें। 107वां की महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार। 108वां की हाल ही में इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया? तो देखिए ये राज्य आपका ओडिशा है, याद रखिएगा। हाल ही में इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में कुल 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया था। 109वां की NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 के अनुसार भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जो भूमि यानी कि जमीन के दस्तावेज हैं इनका डिजिटलीकरण करने में सबसे अच्छा राज्य आपका मध्य प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद फिर ओडिशा है। 110वां की मार्च 2021 में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की? तो देखिए मार्च 2021 में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है कर्नाटक और पंजाब इन दोनों राज्यों में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी थी और मतलब घोषणा की थी। और 111वां की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये देश आपका भारत है, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। देखिए पीएम मोदी को जितने भी पुरस्कार दिए गए हाल ही में वो सभी याद रखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये तीसरा पुरस्कार बताया है पीएम मोदी को जो दिया गया है। 12वां की दस्तलीक जो है ये किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए दस्तलीक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और हाल ही में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक जो है इसका जो दूसरा संस्करण है उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। प्लेस याद रखिएगा, उत्तराखंड के चौबटिया में भारत उज्बेकिस्तान के बीच का दस्तलीक नाम का मतलब जो सैन्य अभ्यास है
तो इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद, ठीक है। 2020 में इसका आयोजन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि कोरोना चल रहा था, इसलिए 2021 में सीधे इसका आयोजन हो रहा है। 13वां की सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने? तो देखिए, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद थे अनुराग ठाकुर। देखिए, अनुराग ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सीख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। 114वां की हाल ही में पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो देखिए, हाल ही में पंजाब की सरकार ने 2021 से 22 के लिए कुल 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट जो है ये पेश किया था। 115वां की हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने भी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। और यहाँ पे बात हो रही है आयुष्मान भारत योजना की। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया था पीएम मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से। किस योजना को कहाँ से शुरू किया गया? जो पॉपुलर योजनाएं हैं उनके बारे में याद रखा कीजिएगा। और यहाँ पे हमें एक योजना है जो कि काफ़ी पॉपुलर है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो इसको कहाँ से शुरू किया गया था? झारखंड के रांची जिले से। कब? 14 अप्रैल 2018 को, भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन। और इसको किसने शुरू किया था? पीएम मोदी ने। 116वां की निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बनने का फैसला किया? तो देखिए, जो आपके मनदीप जांगड़ हैं ये प्रोफेशनल मुक्केबाज बन गए हैं। 117वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र प्रदेश सरकार ने शहर के लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन को मंजूरी दी? तो देखिए, ये राज्य आपका दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की सरकार ने अपने शहर के लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल के बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। इसका नाम क्या रखा गया है? देखिए, दिल्ली में जो जैसे यूपी में यूपी बोर्ड है, बिहार में बिहार बोर्ड है, दिल्ली में दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि DBSE जो है एक नया बोर्ड बनाया गया है। और 118वां की हाल ही में किस कन्नड़ कवि, आलोचक एवं अनुवादक का निधन हो गया? तो देखिए, ये कन्नड़ कवि, आलोचक और अनुवादक आपके थे MS लक्ष्मी नारायण भट्ट। देखिए, जो आपके MS लक्ष्मी नारायण भट्ट हैं इनका जन्म 1936 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ था। 119वां की हाल ही में इटली के रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में किसने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता? तो देखिए, भारत की जो सरिता मोर हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है इटली के रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। और इसी में पुरुषों में ग्रेको रोमन पहलवान कुलदीप मलिक ने 72 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 120वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने वाहनों की आगे की जो सीट है, ठीक है, तो इसके यात्रियों के लिए जो है एयर बैग को अनिवार्य कर दिया है। देखिए, जो कार होती है अगर उसमें आगे एयर बैग लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से एयर बैग होते हैं, ये दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आपकी गाड़ी आगे से ठुकती है तो ये एयर बैग खुल जाता है, आपके सीने से चिपक जाता है और आपको जो है कोई भी क्षति होने से बचाता है। तो अभी हाल ही में जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का, इसने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से जितने भी नए वाहन होंगे इनको दोहरे फ्रंट एयरबैग की आवश्यकता होगी, ठीक है। दोहरे फ्रंट मतलब आगे डबल एयरबैग होगा, साइड में भी देखिए एयरबैग लगा हुआ है। इससे अगर गाड़ी लड़ती है तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। 121वां की न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नौरीन हसन को अपॉइंट किया गया है। 122वां की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2021 को 1000 करोड़ रुपए के सुनियोजित निवेश के साथ शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया? तो देखिए, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश और अभी हाल ही में इसकी घोषणा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा की गई थी। 123वां की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की जो दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं, ये कौन बनी हैं? तो देखिए, मिताली राज ने कुल जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 10,000 रन पूरा कर लिया है और ये ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 124वां की हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का जो है कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो देखिए एक देश है आइवरी कोस्ट, तो वहाँ के जो पीएम थे हामिद बकायोको, तो कैंसर के कारण इनका हाल ही में 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। और 125वां की हाल ही में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का निधन हो गया। तो देखिए ब्रह्म कुमारी की जो मुख्य प्रशासक थी दादी हृदय मोहिनी, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 126वां की हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है। तो देखिए देश आपका सऊदी अरब है, याद रखेगा। सऊदी अरब ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने के लिए जो चीन की 184 वेबसाइटें थी, ठीक है, तो इन सारी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है। 127वां की हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो देखिए एक खिलाड़ी हैं हसमत उल्लाह शाहिदी, ठीक है, ये टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और हाल ही में इन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। 128वां की हाल ही में कौन वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए। तो देखिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं क्रेग ब्रेथवेट। और 129वां की हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने निम्न में से किस चीनी एप्लीकेशन को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए पाकिस्तान की जो मीडिया नियामक एजेंसी है इसने भी हाल ही में एक एप्लीकेशन है टिकटॉक। देखिए टिकटॉक इससे पहले भी बंद हुआ था, दूसरी बार टिकटॉक पे बैन लगाया गया, लेकिन मार्च में ही फिर टिकटॉक से बैन भी हटा लिया गया, तो काफ़ी कॉमेडी चल रही है वहाँ पे। 130वां की चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। तो देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव स्टार्ट हुआ, उस समय विधानसभा चुनाव से पहले जो है मार्च महीने में पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। और 131वां की हाल ही में किस अभिनेता का पुणे में निधन हो गया। देखिए मार्च महीने में जो है श्रीकांत मोघे नाम के एक अभिनेता थे, इनको आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा, मराठी फिल्मों में, इनका निधन हो गया पुणे में, महाराष्ट्र के। 132वां की चेन्नई सुपर किंग्स 2021 के नए सलाहकार कौन बने। तो देखिए जो आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, तो 2021 के लिए इसके नए सलाहकार सुंदर रमन को अपॉइंट किया गया है। और 133वां द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट हाउ द आईआईटी कानपुर कंसोर्टियम बिल्ड ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ड्यूरिंग इंडियाज कोविड-19 लॉकडाउन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है श्रीकांत शास्त्री और अमिताभ बंदोपाध्याय ने। 134वां की चीन जुलाई 2021 से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नज़दीक किस स्थान पर बुलेट ट्रेन का संचालन करेगा। तो देखिए जुलाई 2021 में जो है अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली जो तिब्बत की सीमा है, ठीक है, वहाँ पर बुलेट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। तिब्बत कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी भारत की सीमा है और ये सीमा जो है आपकी चीन से लगी हुई है। ये जो डैश वाला पार्ट है आपका तिब्बत है और ये आपका लाल वाला पार्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहीं कहीं पे ये बुलेट ट्रेन शुरू करेगा चाइना तिब्बत में, ठीक है। 135वां की विश्व किडनी दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए विश्व किडनी दिवस को हमने 11 मार्च को मनाया और विश्व किडनी दिवस जो है ये हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2021 के विश्व किडनी दिवस की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। 136वां की हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो है इसको विकसित किया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है इसको जापान ने विकसित किया है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैज्ञानिक के फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया, ठीक है। और 137वां की हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो देखिए बैटन ऑफ द ऑनर सम्मान दिया गया है जो पुडुचेरी की राज्यपाल थी किरण बेदी इनको। 138वां की हाल ही में किस अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया। तो देखिए ये अभिनेत्री आपकी हैं दीपिका पादुकोण। और 139वां की हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ स्टीम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया। तो देखिए उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की जो कंपनी है इसके साथ में स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया था। ये जो कार्यक्रम है स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम, ठीक है, ये कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में करीब 25,600 छात्रों को कौशल और करियर को आगे बढ़ाएगा।
140वां है कि गहिरा माथा समुद्र तट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गहिरा माथा समुद्र तट जो है ये ओडिशा में स्थित है और हाल ही में यहाँ पर लुप्त प्राय ओलिव रिडले मादा कछुए की प्रजातियाँ ओडिशा राज्य के गहिर माथा बीच पर देखी गई थी। और ये जो है अंडे देने के लिए जो है इस प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है कौन सा? गहिरा माथा समुद्र तट, जो कि कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। देखिए बहुत सारे पक्षी होते हैं, उनका एक निश्चित प्लेस होता है। ये कुछ पक्षी तो ऐसे हैं कि मतलब वो रूस के साइबेरिया से उड़कर आते हैं ठंडियों के मौसम में। आपने इलाहाबाद वगैरह में देखा होगा गंगा नदी में जो है आपको मार्च वर्ष जनवरी से लेकर मार्च तक जो है सबसे अधिक जनवरी महीने में, ठीक है, वहाँ पे जब ये माघ मेला लगता है तो वहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं। 141वां कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद से किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। देखिए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा यानी कि स्वतंत्र मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया था। देखिए दांडी मार्च जो है इसको नमक मार्च या फिर नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, फिर दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो दांडी मार्च के बारे में याद रखिएगा। ये फोटो आपको नोटों पे छपी मिलती थी पहले 100 के नोटों पे, लेकिन अब हटा दी गई है। 142वां कि 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? तो देखिए डेट वाइज जो है ये मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। देखिए 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कुल 580.299 बिलियन डॉलर रह गया। 143वां की प्रथम क्वाड लीडर समिट की स्थिति को आयोजित किया गया। तो देखिए जो पहला क्वाड लीडर समिट है ये 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया था। 144वां की आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की जो पहली बैठक है ये कब आयोजित की गई? तो देखिए ये तिथि आपकी है 9 से 11 मार्च 2021। देखिए इस वर्ष ब्रिक्स का विषय क्या है? ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। और 145वां की साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है? तो देखिए जो आपकी शार्क मछली है, ठीक है, तो इसको आपने देखा भी होगा और फिल्मों में तो स्पेशली। तो साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो महासागर है उनके गर्म होने से जो आपकी शार्क मछली है इनके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ रहा है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, ठीक है। 146वां की दूर संचार लाइसेंस मानदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है? तो देखिए ये प्राधिकरण आपका है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। और 147वां की हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो देखिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है अनामिका को। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं अनामिका जी और उनको ये सम्मान हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। देखिए जो आपकी कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत ये 2014 में प्रकाशित हुई थी। और 148वां की किस उर्दू साहित्यकार को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो देखिए उर्दू साहित्यकार हुसैन उल हक को जो है अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है उर्दू भाषा का, ठीक है। 149वां की किस मैथिली रचनाकार को साल 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए मैथिली भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कमकांत झा को दिया गया है। और इस वर्ष 3 बिहार के निवासियों हिंदी कवित्री अनामिका, मैथिली रचनाकार कमकांत झा और उर्दू साहित्यकार हुसैन उल हक को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया विभिन्न भाषाओं में। और 150वां की साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? तो देखिए साहित्य अकादमी ने जो है कुल 20 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की जो है घोषणा। तो यहीं पे इस वीडियो को हम स्टॉप करेंगे और प्रश्न संख्या 151 से साहित्य अकादमी पुरस्कार को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।